तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सप्रसंग। आखिर दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे एग्जाम हॉल में 5 मार्क्स का जिस तरह से पत्र लेखन, निबंध लेखन और संचार जनसंचार पूछे जाते हैं, ठीक इसी तरह से आपके एग्जाम हॉल में 5 मार्क्स का सप्रसंग पूछे जाएंगे। मेरे दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर आखिर का ये सप्रसंग है क्या। तो मेरे भाई आप लोगों ने जब गद्य खंड पढ़े होंगे तो मेरे दोस्तों आपको बड़ी सुंदर तरीके से पता होगा कि हमारा एक बुक था, उस बुक के अंदर में पोयम सेक्शन होता था और उसी पोयम सेक्शन के अंदर में सर कुछ स्टेटमेंट दिए होते थे और स्टेटमेंट के बाद हमें एक्सप्लेन करने के लिए कहते थे, है ना भाई, जिससे हम लोग बोलते क्या, सप्रसंग। यानी दोस्तों 4-5 लाइन का स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको दोस्तों पूरा डेफिनेशन करना होगा कि आखिर कवि क्या कहना चाहते हैं, आखिर हमारा राइटर इन 4 सेंटेंस में क्या कहना चाहते हैं। जैसे दोस्तों आपकी स्क्रीन पे जैसे ये क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाएगा कि इसका हमारा सप्रसंग निकाल के दिखाइए, यानी सप्रसंग बना के दिखाएं। तो मेरे दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसके बारे में पूरा ज्ञान, तभी तो आप लिख पाओगे ना। तो मेरे दोस्तों आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस मैं जितना सप्रसंग का क्वेश्चन बता रहा हूं चुपचाप से चुकमुक बैठ कर सिर्फ और सिर्फ सुनना है, याद नहीं करना है और ना ही रट्टा लगाना है। आइए सर आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों सप्रसंग का, एकदम ध्यान पूर्वक देखिए दोस्तों, मजा आएगा मेरे भाई। क्वेश्चन है दोस्तों क्या, गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि आह वेदना मिली पिदाई, मैंने ब्राह्मण वंश जीवन संचित, मधुकारियों की भीख लुटाई, छल छल थे संध्या के श्रमण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वाता अंत अगड़ाई। आपके सामने ये स्टेटमेंट है और याद रखिए दोस्तों प्रसंग, याद रखिएगा आपको 2 चीज लिखना होगा, प्रसंग और व्याख्या। क्या मेरे भाई, प्रसंग और व्याख्या, याद रखिएगा प्रसंग और व्याख्या के बारे में दोस्तों आपको लिखना होगा। तो ये स्टेटमेंट है भाई। अब जैसे ही वेदना की बात किया तो हम लोग को सर अंदाजा लग ही गया होगा कि हम लोगों का जो ये टॉपिक है ये देवसेना के गीत से लिया गया है। कहाँ से मेरे भाई, देवसेना के गीत से लिया गया है। देखिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले प्रसंग के बारे में बात करना चाहूंगा और समझिए दोस्तों, बड़ी सुंदर तरीके से बताया भाई। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग समझ गए तो आपको जिंदगी में रट्टा नहीं लगाना होगा, इस बात की मेरी गारंटी है भाई। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिए भाई, ये स्टेटमेंट तो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। अब आते हैं सर हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर कि प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित प्रसिद्ध कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी की देवसेना का गीत नामक कविता से अवतरित है। क्या लिखा गया है पता है, ये पूरा का पूरा प्योर हिंदी में है भाई। क्या मेरे भाई, प्योर हिंदी में है। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्तों, मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूं, सुनिए। अगर आप ये नहीं लिख पाएंगे तो आपको साधारण भाषा में क्या लिखना है, सुनिए। प्रस्तुत, ध्यान से देखिए, प्रस्तुत अवतरण हमारे बुक, हमारे हिंदी बुक के अंतरा भाग, है ना भाई, अंतरा भाग सही भाई। ये कहाँ से लिया गया भाई, अंतरा। अगर दोस्तों आपको और भी याद है कि हमारा काव्य है या गद्य है तो आप और भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे कैसे लिखना है सुनिए भाई, एकदम साधारण भाषा में। प्रस्तुत अवतरण हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग के चैप्टर नंबर 1, काव्य के चैप्टर नंबर 1, याद रखिएगा, जिसका राइटर जयशंकर प्रसाद ने देवसेना के गीत से लिया गया है। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, वहीं से ये सेंटेंस को लिया गया है। मतलब दोस्तों आपसे क्या रहना, सीधा सीधा ये किसने लिखा है, कौन सा पुस्तक में था, काव्य खंड या गद्य खंड, कौन लिखा है, ये आपको बताना होगा दोस्तों सप्रसंग में। सीधा सीधा याद रखिएगा, ठीक है, एकदम साधारण साधारण भाषा में याद रखिएगा भाई। क्या कहा कि प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित प्रसिद्ध कवि श्री जयशंकर प्रसाद की देवसेना का गीत नामक कविता से अवतरित है। अवतरित का मतलब होता है दोस्तों कि लिया गया है भाई। क्या लिया गया है, यह गीत जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक। देखिए दोस्तों ये गीत जो है, जो अभी हम लोग पढ़े से देवसेना का गीत, ये आखिर देवसेना का गीत कहाँ से लिया गया है तो बताएंगे सर, एक हमारा नाटक है सर,
जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया एक नाटक है हमारा स्कंद गुप्त। उसी नाटक का एक छोटा सा पार्ट है दोस्तों, हमारा याद रखिएगा, ठीक है। तो यह गीत जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक स्कंद गुप्त से उद्गृहित है। इस नाटक की नायिका देवसेना अपने जीवन की अंतिम संध्या बेला में अपने यौवन काल के कुछ बेदनामी क्षणों और अनुभवों को याद करते हुए गीत गाती है भाई। यानी दोस्तों इस नाटक के अंदर में जो हमारा नायिका है देवसेना, एक लड़की है देवसेना दोस्तों, अपने प्रिय को याद करते हुए शाम के समय गीत गाते भाई, है ना भाई। किसी किसी को अपने हस्बैंड का, किसी किसी को अपने बॉयफ्रेंड का याद आ जाते हैं ना मेरे दोस्तों, तो रात के समय देवसेना की तरह मेरे दोस्तों गीत गाते हैं। शाम के समय संध्या बेला में वो गीत गाते हैं दोस्तों, याद रखेगा। अब वही कर रहे कि इस नाटक की नायिका देवसेना की अपने जीवन की अंतिम संध्या बेला में अपने यौवन काल के कुछ वेदनामी क्षणों अनुभवों को याद करते हुए गाती है। उसकी आंखें से बीते पलों की याद से उपज अश्रुकण बह रही है और दोस्तों वो याद कर करके अपने प्रिय को, अपने प्रियतम को याद कर करके उसकी आंखों से याद रखिए आंसू बह रहे हैं। कितना सिंपल से लिखना है। प्रस्तुत अवतरण क्या लिखना है भाई कि प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी बुक के अंतरा भाग से लिया गया है। यह जयशंकर प्रसाद द्वारा देवसेना के गीत से लिया गया है। आपको लिखना है कि देवसेना का गीत स्कंद गुप्त का एक छोटा सा पाठ हमारा है, याद रखिएगा। इसमें हमारा देवसेना की प्रीतम की याद दिलाते हुए दोस्तों संध्या बेला के बारे में वो वर्णन करती है और गीत गाती है। बस इतना आपको प्रसंग में लिख लेना है भाई। उसके बाद दोस्तों व्याख्या में क्या होता है, व्याख्या में होता है दोस्तों क्या कि इसमें आखिर क्या कहा गया है भाई। व्याख्या का मतलब होता है दोस्तों क्या कि इन सब स्टेटमेंट मिला के आखिर हमारा राइटर क्या कहना चाहता है उसे हम लोग व्याख्या कहते हैं। जब दोस्तों आप सब प्रसंग को सही तरीके से अगर लिख लेंगे ना तो मेरे दोस्तों यकीन मानिए आपको बड़ी मजा आएगा दोस्तों व्याख्या करने में। हाँ, आपको बड़ी मजा आएगा दोस्तों व्याख्या करने में, इस बात को याद रखिएगा। आइए सर मैं आपको व्याख्या करके दिखाता हूं आखिर क्या कहा गया दोस्तों इस व्याख्या के अंदर में। क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान से देखिए। कहता देवसेना अपने जीवन की संध्या बेला में अपने अतीत को याद करती है। अगर आपको स्टोरी पता होगा देवसेना के गीत के बारे में तो आप आसानी से लिख सकते हैं मेरे भाई, लिख सकते हैं ना भाई। क्या लिख सकते हैं सर कि देवसेना अपने जीवन की संध्या बेला में अपने अतीत को याद करती है। अतीत का मतलब दोस्तों बीते हुए काल को याद करती है। हमारे देवसेना अपने जीवन काल में शाम के समय इस तरह से बैठकर और दोस्तों अपने फ्यूचर को अपने पास्ट को याद करती है। कितना प्यार दिया मैंने, उस पागल इंसान ने मुझे नहीं समझ पाया, मैं उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया लेकिन वो मेरे तरफ लौट कर नहीं आया। अफसोस है रे तेरी जिंदगी में, नहीं बोलते हुए हम लोग, लड़की लोग नहीं लड़का लोग ज्यादा बोलते हैं, यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। तो देवसेना अपने जीवन की संध्या बेला में अपने अतीत को याद करती है। अतीत के स्मरण से उसके मन में एक बेदनामी हुक उसी उठती है। नहीं भाई, एक अजीब सा दर्द उठता है। नहीं भाई, आप किसी को चाहते रह जाएंगे, है ना भाई, आप किसी को चाहते रह जाएंगे और वो आपको केयर ही ना करे भाई, आपको वो बार बार इग्नोर करे तो आपको अजीब सा दोस्तों दर्द होगी, है ना। अगर मेरे दोस्तों किसी किसी के हो तो देखिएगा हाथ पैर काट लेता है। मैं तो बोल रहा कि हाथ पैर काहे काट रहा है भाई, गर्दनें उड़ा ले भाई। हाँ, हाथ पैर काटेगा काहे भाई, दिखा दो कि मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ, देखो मैं गर्दन उड़ा रहा हूँ ब्लेड से, है ना। तो देखिएगा कितना आदमी दोस्तों ब्लेड से हाथ काट के उनका फर्स्ट अक्षर लिखते हैं, लेकिन दोस्तों बाद में पता चलता है कि वो उनको पर थोड़ा सा भी केयर ही नहीं करते हैं, वो लड़का वो लड़की इस पर इग्नोर करते हैं, तो मेरे दोस्तों उसको बड़ी दर्द होता है। वैसा हमारे देवसेना के साथ हुए थे। तो अतीत के स्मरण से उसके मन में एक बेदनामी हुक सी उठती है। वह अनुभव करती है कि उसे जीवन में वेदना के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला है। और दोस्तों देवसेना बताती है कि मुझे पूरी जिंदगी में दुख के सिवा हमें कुछ नहीं मिला है, हमें पूरी जिंदगी में दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। हमारी जिंदगी जब से शुरू हुई है तब से लेकर आज तक यानी मृत्यु का अंतिम समय तक मुझे दुख के सिवा कुछ नहीं मिला है ना। अपने यौवन काल में वह स्कंद गुप्त होगा भाई, स्कंद गुप्त का प्रेम पाने में विफल रही भाई, है ना। अब देखिए दोस्तों, अपने ध्यान से देखिए मेरे भाई, स्टोरी सुनिए, ठीक है। अब स्टोरी सुनिएगा तो मजा आएगा दोस्तों, ठीक है ना।
अस्कंद गुप्त का प्रेम पाने में विफल रही। वो अपने पूरी जिंदगी में कहता है मेरे भाई क्या, अपने यौवन काल का मतलब तो दोस्तों कि अपने जीवन काल में वह स्कंद गुप्त का प्रेम पाने में विफल रही। वह अनुभव करती है कि उसने अपने श्रमण बल से जीवन से संचित पूंजी को भी नहीं बचा पाई। और कहते हैं कि हम अपने जिंदगी में जो कुछ भी हम 2-4 रुपया कमा कर रखे थे, वो भी पैसा मेरे हाथों से निकल चुका है। अब हम किसकी आस लगाकर बैठे हुए हैं, है ना। कहता है दोस्तों नहीं, किसी लड़की को या किसी लड़का को दिखेगा, इतना ट्रस्ट कर लेते हैं अपने महबूबा वाले से मेरे दोस्तों, वो अपने एटीएम कार्ड तक दे देते, बाद में पता चला कि सारा पैसा निकाल लिए और पक्षी उड़ गए भाई, है ना। ऐसा आप लोग नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है मेरे भाई, संस्कार होनी चाहिए, ठीक है। तो वह अनुभव करती है कि उसने अपने श्रवण बल से, मतलब जिंदगी में लेबर में काम करके, बल से काम करके जो भी पैसा पूंजी जमा किए थे वो भी नहीं बचा पाई। यह उसके जीवन की एक विचित्र विडंबना है, और ये उनके जीवन का अजीब सा विडंबना है ना भाई, जहाँ पे दुख के सिवा उसे कुछ नहीं मिला है। हृदय में मचलने वाली कल्पनाओं को सो जाने के लिए कहती है, कहता है ए दिल, तू जिसके लिए मरता था ना रे दिल, तो रुक जा रुक जा रुक जा, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल, सब बढ़िया है सब बढ़िया है सब बढ़िया है, तुम किसी को याद ना करो। वही कह रहे हैं यहाँ पे, हृदय में मचलने वाली कल्पनाओं को सो जाने के लिए कहती है। वह विश्वस्ता भरे शब्दों में अपने जीवन में स्वाभाविक सुखों, आशाओं, आकांक्षाओं से विदा लेती है, और वो सबसे सुख हो, आशा हो, हम लोग किसी का आस लगाए बैठे होते भाई, उस सारे आशाओं को, सुख को विदा करती है दोस्तों, और कहते हैं मेरे से विदा ले लो, हमारी जिंदगी में मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। आगे देखिए, आकांक्षाओं से विदा लेती है। वह अनुभव करती है कि उसका यौवन काल श्रम की स्थिति में ही बीत गया है, और दोस्तों कहता है कि अपना जो हमारे पूरी जिंदगी है ना, वो हमारा जिंदगी दोस्तों भ्रम में ही बीत गया। नहीं दोस्तों, अक्सर हम लोग देखते हैं, लड़के लोगों को तो मुझे पता नहीं, लड़का लोगों की मैं बात बता रहा हूँ। लड़का लोग क्या करते दोस्तों, किसी भी सुकन्या से मोहब्बत करते दोस्तों, बड़ी दिल लगा के बहुत मोहब्बत करते दोस्तों। कोई गर्ल बॉय होते तो मोहब्बत करते हैं, और बाद में पता चलता है दोस्तों कि वो लड़की इस पर थोड़ा सा केयर ही नहीं कर रहे हैं। वैसा ही हुआ था दोस्तों हमारा देवसेना के साथ। देवसेना मेरे दोस्तों ये उम्मीद लगाए हुए थे कि स्कंदगुप्त को मैं जितना प्यार दे रहा हूं उतना ही प्यार वो भी मुझे देंगे, लेकिन मेरे दोस्तों ऐसा हुआ नहीं है ना भाई। आगे क्या था दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो वो अपने जीवन काल को भ्रमण में ही बिताई भाई, याद रखेगा। अब वह मानती है कि उसके अपने जीवन में संचित कुछ मधुकारियों की भांति दूसरे पर लुटा दिया है, और कहता है कि हमारे जिंदगी में जो कुछ भी था मैंने सब कुछ लुटा दिया है, ठीक है। आगे देखिए, उसने स्वयं के लिए अब तक कुछ भी नहीं बचा छोड़ा, इसलिए वह अब अपनी सारी आशाओं आकांक्षाओं से विदा ले रही है। इतना दोस्तों आप लोगों को स्टोरी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे 2-4 स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो रहा है भाई, आप में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो रही है। क्या कन्फ्यूजन हो रहा है मैं बता देता हूँ। आप लोग सोच रहे सर इतना बड़ा लिखना है क्या? अरे नहीं पागल, 2 चीज आपको ध्यान देना है, प्रसंग और व्याख्या। प्रसंग में आपको लिखना कितना है मेरे भाई, ये कौन सा बुक से है, काव्य खंड गद्य खंड, ये स्टेटमेंट जो है किसने लिखा है, किसके बारे में लिखा है और क्या कहा है, लिख दिए। उसके बाद व्याख्या में आपको लिखना क्या है, ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ था उस स्टेटमेंट का क्या विस्तृत रूप है, और विस्तारित रूप को दोस्तों आपको व्याख्या करना है भाई, समझ रहे भाई। चलिए सर आगे देखिए, देवसेना अपने जीवन के संध्या काल से अपने यौवन काल की स्मृति को याद करते हुए, आप जब इतना कुछ लिख ही दिए दोस्तों तो इधर आपको लिखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, समझ गए। बस मेरे दोस्तों, देवसेना सिंपल सा बात है कि लड़की है जो स्कंदगुप्त से प्यार करना चाहते हैं, प्यार करती है, लेकिन दोस्तों प्यार तो करती है लेकिन उसे कोई भी केयर नहीं करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में बताते हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी में जो कुछ भी मेरे पास था सब कुछ मैं स्कंदगुप्त के लिए लुटा दिया, बाद में पता चला कि मेरी ज़िंदगी का यह भ्रमण है कि मैं उसे प्यार कर बैठा, समझे। ऐसा अगला स्टेटमेंट समझिए मेरे दोस्तों, कहता है भर अकेली होकर रही है स्मृति श्रमित स्वप्न की मधु माया, गहन विपिन की तरफ तरु छाया में पातिक उन्नति श्रुति में किसने यह विवाह की तान उठाई, लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही रही बचाएं फिरती कब की,
मेरी आशा है बावली, तूने खो दी सकल कमाई। यह है आपका स्टेटमेंट। आप इस स्टेटमेंट से दोस्तों आपको लिखना क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप लोग इतना नहीं लिखना है भाई, जो मैं कह रहा हूं उतना ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट के बारे में जब प्रसंग लिखिएगा ना भाई, प्रसंग जब लिखेंगे तो प्रसंग में बस आप इतना लिखिए, ये स्टेटमेंट कौन सा बुक से है, काव्य खंड, गद्य खंड, राइटर कौन है, किसके बारे में कहा गया, बस उतना आपको लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगी भाई। ठीक है, सुनिएगा। कहता है क्या कि अवतरण हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित है। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए भाई, ये जितना सप्रसंग का क्वेश्चन आती है अंतरा सही आता है भाई, कोई और बुक से नहीं आता है। अंतरा में संकलित प्रसिद्ध कवि श्री जयशंकर प्रसाद की देवसेना का गीत नामक कविता से अवतरित है। यह गीत जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक स्कंद गुप्त से उद्गृत है। उद्गृत का मतलब लिया गया है। यह गीत जो हमारे देवसेना का गीत है, यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक नाटक है। उसी नाटक में दोस्तों स्कंद गुप्त से लिया गया है। ठीक है, इस नाटक की नायिका देवसेना अपने जीवन की अंतिम संध्या वेला में अपने जीवन काल के कुछ बारे में बताते हैं। बस हो गया भाई, सिंपल से भाई। कहाँ से लिया गया है, किसने लिया गया है, कौन राइटर है, किसके लिए कहा गया है, बस हो गया भाई। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। जो करना है दोस्तों आपको व्याख्या में भाई, आप व्याख्या को जितना सुंदर तरीके से सजा सकते हो भाई, व्याख्या को आप जितना सुंदर तरीके से सजा सकते हो मेरे दोस्तों। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स 5 में 5 मार्क्स भी लाए दोस्तों। जिस सप्रसंग से इंसानों को डर लगती है मेरे भाई, उस सप्रसंग से इंसानों ने 5 में 5 मार्क्स भी लाया है। इसलिए घबराए नहीं। मैं सप्रसंग का 10 साल का PYQ, 5 साल का मॉडल पेपर और दोस्तों जितने भी सारे एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट लगा मुझे, मैं सारा दोस्तों एक एक करके कलेक्शन करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ भाई, वो भी चैप्टर वाइज। कोई मर्द नहीं कर पाएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगा इस पे। ठीक है, आइए। देवसेना याद करती है कि स्कंदगुप्त ने देवसेना के प्रति उपेक्षा दिखाई थी। देवसेना याद करती है कि स्कंदगुप्त ने देवसेना के प्रति उपेक्षा दिखाई थी, परंतु जीवन के ये अंतिम होगा फिर, ठीक है, अंतिम मोड़ पर उसने देवसेना के सम्मुख प्रण निवेदन भी किया था। तब देवसेना स्वयं को इसके लिए तैयार नहीं कर सकी। और दोस्तों एक समय आते हैं कि स्कंदगुप्त जो है मेरे दोस्तों, वो देवसेना को बताते हैं कि ठीक है, मुझे उधर से ठोकर मिल गया है, अब मैं आप ही के साथ रहना चाहता हूँ। तो हमारी देवसेना कहती है कि नहीं, अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, अब हमारी कुछ ही पल की जिंदगी है, और कब हम इस दुनिया से छोड़कर चले जाएं ये कोई गारंटी नहीं है। अंतिम मोड़ में दोस्तों, है ना, कहता है दोस्तों कि वो मदद ही क्या चीज का है, जब मौत आए तब आप मदद कर रहे हैं। वैसा हुआ था हमारा देवसेना के साथ। तो देवसेना जीवन के अंतिम मोड़ पर उसने देवसेना के सम्मुख प्रण निवेदन भी किया था। तब देवसेना स्वयं को इसके लिए तैयार नहीं कर सकी। अब देवसेना उसके मोहक छाया को भी सौपन्न के बाद ही भूल चुकी है। अब कहता है जिसकी याद में मैंने दिन और रात गुजारा करती थी। कहता है दोस्तों कि जिस स्कंदगुप्त की खातिर मैं दिन और रात गुजारा करते थे, आज वो स्कंदगुप्त का मैं छाया तक पसंद नहीं करता हूँ। याद रखिए, मोहक जिसमें लाता है उस सभी में दूर भागता हूँ। ठीक है, अब देवसेना उसकी मोहक छाया को भी सौपन्न की भांति भूल चुकी है, परंतु अचानक आज कोई थका हुआ पाथिक यानी यात्रा है, पाथिक वन में पेड़ के नीचे सो जाने पर उन्नीदा हालात में कोई मधुर तान सुनकर उससे छेड़ रहा है। और दोस्तों जैसे हमारे देवसेना है, उसको गीत का कई प्रेम था, गीतों का दोस्तों उन पर प्रेम थी। और दोस्तों एक दिन क्या होता है कि कोई पाथिक है, कोई यात्री है दोस्तों, कोई पेड़ के छाए के नीचे बैठकर गीत गाकर दोस्तों हमारे देवसेना को छेड़ रही थी। ऐसा देवसेना को अनुभव हुआ। देवसेना को स्कंदगुप्त द्वारा प्रलयन निवेदन करने की याद विहान राग की भांति प्रतीत हो रही है, लेकिन फिर भी दोस्तों हमारा जो देवसेना है वो कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं है। जो हो गया सो हो गया। एक समय था जब मैं आपके लिए सारा चीज को लुटा बैठा, लेकिन आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको फिर से वो दिन लौट कर आए, क्योंकि कुछ ही दिन की जिंदगी है, बस हमारा इस दुनिया से हाथ धो बैठेंगे भाई। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए दोस्तों क्या कहते हैं, चढ़ू कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्लभ पद बल पर
उसने हारी होड़ लगाई, लौटा लो ये अपने भाथाती, मेरे करुणा हा हा खाती, विश्व ना संभलेगी यस मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को दोस्तों आपको विस्तार पूर्वक क्या करना होगा भाई, बताना होगा। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, इस स्टेटमेंट को मैं क्या देता हूं, गौर से देखिएगा। क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिए। प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित प्रसिद्ध कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी की देवसेना का गीत नामक कविता से अवतरित है। यह गीत जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक स्कंद गुप्त से उद्गृत है। इस नाटक की नायिका देवसेना अपने जीवन का अंतिम संध्या बेला, बस वही आपको दोस्तों यहाँ पे लिखना है। समझ गए भाई, एक ही चीज को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, वही चीजों को आपको लिखना है। आइए सर व्याख्या क्या कहते हैं, आइए बात करते हैं। व्याख्या में क्या बात करते हैं सर, कहते हैं देवसेना कहती है प्रलय स्वयं मेरे जीवन रथ पर सवार है, प्रलय जीवन रथ पर मेरे सवार है, उसके जीवन मार्ग पर भावनाओं और वेदनाओं की आंधी चल रही है। और कहता है उसके जीवन मार्ग पर भावनाओं और वेदनाओं की आंधी चल रही है। नहीं भाई, हमारे मन में एक भावनाएं हैं और हमारे मन में जो वेदना है, दुख है, इसकी आंधी चल रही है। मतलब आंधी का मतलब दोस्तों, जब आंधी आती है तो सब कुछ उजाड़ कर लेकर चले जाते हैं। ऐसे हमारे मन में दोस्तों क्या आ चुकी है, तो आंधी आ चुकी है ना, हमारे पास जो कुछ भी है सबको उड़ाकर लेकर चले गए हैं स्कंदगुप्त के प्यार ने। ठीक है, देवसेना अतीत को याद करते द्वंद्वात्मक स्थिति में देवसेना स्वयं को कमजोर जानते हुए भी इन कष्टों बाधाओं से संघर्ष करती है। और कभी कभी दोस्तों ऐसी स्थिति आ जाती है कि किसी की याद में हम इतना खो बैठे थे, हम किसी की याद में इतना खो जाते हैं दोस्तों कि हमारे पास क्या दर्द है, हमारे पास क्या कमजोर है, इन सारी चीजों को त्याग करके हम संघर्ष करने की क्षमताएं बनाए रखते हैं भाई। क्या मेरे लाडला, हम संघर्ष करने की क्षमताएं बनाए रखते हैं भाई। वही कह रहा है कि देवसेना अतीत को याद करके देवनात्मक स्थिति में देवसेना स्वयं को कमजोर मानते हुए भी इन कष्टों बाधाओं से संघर्ष करती है। देवसेना ने कमजोर होते हुए भी विषम परिस्थिति से होड़ लगाई। और दोस्तों देवसेना कमजोर है भाई, आप किसी के याद में दोस्तों खोए रहेंगे ना, यकीन मानिए मेरे दोस्तों, आप अंदर से खोखला हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है, किसी की जिंदगी में दोस्तों इतना ना घुस जाएं कि बाद में पता चला कि वो आपको केयर ही नहीं करता है और आप खोखला गए। जिंदगी में इस काबिल बनाइए मेरे दोस्तों कि जिसे चाहने के लिए आप तरस रहे हैं वो आपको चाहने के लिए तरस जाए। हाँ, सुने ना वो स्टोरी कि आपने बागों को इस कदर बनाओ कि तितलियां खुद उड़कर सामने आए। समझ रहे ना, इस तरह से आपने जिंदगी को बनाओ। बनती हुई घर को किसी को नजर नहीं आता है भाई। बनती हुई घर के सामने हम लोग को सेल्फी बनाते हैं, सेल्फी लगाते हैं नहीं, लेकिन जब घर पूरी मुकम्मल बन जाती है, टाइल्स मार्बल लग जाते हैं, उसी घर के सामने तरह तरह की फोटो खिंचवाते हैं। इससे क्या पता चला कि जिंदगी में जब संघर्ष करते हैं तो आपको कोई नहीं देखना चाहते हैं मेरे भाई। जब आप संघर्ष करके सफलता हासिल कर लेते हैं तो सब कोई दोस्तों आपके सामने आ करके सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी, इस तरह से। समझे, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। आइए से जानते, देवसेना ने कमजोर होते हुए भी विषम परिस्थिति से होड़ लगाई। देवसेना निराशा भरे शब्दों में अपने प्रेमी से याचना करती है कि वह अपने प्रेम रूपी थाती को उससे वापस ले ले। वह अब अपने प्रेमी की धरोहर को संभालने में असमर्थ है। और दोस्तों स्कंदगुप्त को संभालने में एक समय ऐसे आती है दोस्तों, लोगों की जिंदगी में एक समय तो ऐसी आएगी मेरे दोस्तों, जिसे आप चाह रहे हैं उसे दोस्तों चाहने की इच्छाएं छोड़ दें। इसलिए मेरा एक कहावत है कि किसी को इतना ना डराओ कि उसके अंदर से डर खत्म हो जाए, है ना भाई। किसी को इतना ना डराओ कि उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देवसेना निराशा भरे शब्दों में अपने प्रेमिके से याचना करती है कि वह अपने जीवन प्रेमी रूपी थाती को उसे वापस ले ले। वह अब अपने प्रेमी की धरोहर को संभालने में असमर्थ है। उसकी करुणजनक स्थिति उसे और अधिक कमजोर बना रही है। अब वह अपने प्रेमी के प्रेम को संभाल सकने में असमर्थ है, असमर्थ हो गई दोस्तों। केवल प्रेम के कारण ही उसने अपने मन की लज्जा को तक की गंवा बैठी। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा देवसेना इस कदर दोस्तों, इस कदर अपने प्यार में पागल हो चुकी थी। देवसेना दोस्तों इस कदर स्कंदगुप्त के प्यार में पागल हो चुकी थी कि इतना इंसल्ट हुआ उसके गांव पे कि जब भी दोस्तों अपने घर से बाहर निकलती थी
उसे दोस्तों घूंघट ओढ़ के निकलना पड़ता था भाई। क्यों? क्योंकि दोस्तों सब लोग उसे चिढ़ाते थे, देखो पागल प्रेमी को। इस कदर दोस्तों अपने बालों को बिखरा कर रखे हुए थे, और जब भी दोस्तों दरवाजा से निकलते थे अपने सर को झुकाकर निकलती थी, ताकि दोस्तों हमें लोग देखकर ज़्यादा से ज़्यादा ताना न लगाए। इस तरह से निकलती थी दोस्तों, तो लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा ताना लगाते थे। इस कारण से दोस्तों वो क्या करती है, वो अपने घूंघटों को ओढ़ कर निकलते हैं। अरे जिंदगी में वो प्यार का क्या फायदा जहाँ पे हमें लोगों से मुंह चुराना पड़े। इस शहर में वसंत अचानक आता है भाई। अरे भाई, वसंत का आगमन, समझ गए भाई चैप्टर का नाम। इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा और मुंडवाडी की तरफ से उड़ता है धूल का एक बाउंडर, और इस महान महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। अक्सर दोस्तों जब हम लोग मौसम में आते हैं दोस्तों, अक्सर हम लोग जब मौसम में आते हैं, बसंत ऋतु के मौसम में आते हैं, तो देखते हैं दोस्तों धूल जब भरती है और धूल जब उड़ती है, तो हम लोग कहीं से भी पार होते हैं तो आंखें में जब गड़ जाती है तो आंखें किरकिराहट से महसूस होता है। आइए सर क्या कह रहा है, सबसे पहले बात करते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए। कह रहा है क्या कि प्रसंग, सबसे पहले देखना है भाई क्या प्रसंग। केदारनाथ सिंह द्वारा रचित कविता बनारस से लिया गया है। उद्गिरित का मतलब लिया गया है भाई। उद्गिरित का मतलब सीधा सीधा याद रखना है भाई, क्या लिया गया है भाई, ठीक है। केदारनाथ सिंह द्वारा रचित कविता बनारस से उद्गिरित। इस उदाहरण में कवि ने शिव की प्राचीन नगरी बनारस के वैभव का वर्णन किया है। कवि लिखता है कि, बस हो गया भाई, ये आपको नहीं लिखना भाई, ये नहीं लिखना भाई, बस इतना लिखना है कि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित कविता बनारस से लिया गया है। ये कविता में कवि ने शिव की प्राचीन नगरी बनारस वैभव का वर्णन करते। बस हो गया भाई, प्रसंग में इतना ही लिखना है भाई। मैं स्कंद गुप्त में लेकर इसलिए आया था दोस्तों, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को पता है, क्योंकि आप लोग इस तरह से जनरेशन से गुजर रहे हैं, इस कारण से बड़का सा लेकर आया था भाई। बुझल पा रही रे दादा हमर दीदी, आशा करियो ना रे भाई हमर बहन कि तोने हमर बतवा बुझल पा रही, ठीक है ना। चलिए सर अब बात करते हैं मेरे दोस्तों, व्याख्या पे आते हैं सर। किस पर आते हैं मेरे भाई, व्याख्या पर आते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए, बनारस शहर में वसंत अचानक उतरता है। बनारस जो शहर है मेरे दोस्तों, इसमें बसंत क्या होते हैं मेरे भाई, अचानक उतरते भाई। क्या भाई बोलिए ना भाई, बनारस शहर दोस्तों अचानक उतरते दोस्तों वसंत, याद रखें। बनारस शहर में वसंत अचानक उतर आता है। तात्पर्य यह है कि बनारस अति वैभवशाली नगर है भाई। वैभवशाली मतलब दोस्तों शिव भगवान का है जो त्यौहार है, मतलब जो शिव भगवान है दोस्तों, इनका वैभवशाली नगर कहा जाता है, ठीक है। तो बनारस अति वैभवशाली नगर है। यहाँ हर समय श्रद्धालु पूजा पाठ इस नगर के सौंदर्य को देखने, अनुभव करने के लिए आते रहते भाई। ये अनुभव है भाई, ठीक है। यहाँ पे हर दिन मेरे दोस्तों, हर घड़ी हर क्षण कोई ना कोई दोस्तों साधु संत लोग आते हैं, और दोस्तों यहाँ के बारे में याद रखिएगा, यहाँ के सौंदर्य के बारे में, इस नगर की सुंदरता के बारे में दोस्तों हमेशा क्या करते भाई, व्याख्या करते रहते हैं। बनारस के दो प्रसिद्ध घाट लहरतारा और मुड़वाडी पर धूल का एक बाउंडर उड़ते हुए श्रद्धालु को कभी भी दिखा जा सकता है। और दोस्तों बाउंडर जब उड़ती है भाई, इस बाउंडर को उड़ने के बाद जैसे हम अपने आंख को फहराते हैं तो देखने को मिलता है दोस्तों हम लोग को साधु संत लोग, श्रद्धालु लोग भाई, ठीक है। आगे कहता है दोस्तों, श्रद्धालु जन इस नगर में आकार आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और कोई भी दोस्तों जन साधु लोग आते हैं बनारस शहर में, तो उसे देख करना मेरा भाई एक अजीब सा ख्याल आता है कि हम आखिर किस शहर में प्रवेश कर चुके हैं, आखिर हम किस शहर में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। उसे एक अजीब सा ख्याल आता है दोस्तों, इसको श्रद्धालु लोगों को, ठीक है। बस इतना ही लिखना है, 5 मार्क्स हो गया भाई। आप लोग सोच रहे सर इतना बड़ा, अरे पगली और पगला, हम तो सबसे बड़ा पगला। देखिए दोस्तों व्याख्या है, प्रसंग है, व्याख्या है। प्रसंग में इतना लिखना है कहाँ से लिया गया है, कैसे लिखना है, बस हो गया। व्याख्या में जो स्टेटमेंट कहा गया उसके बारे में लिखना है, समझ गए भाई। आइए सर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, क्या क्या गया है, जो है कि वह सुबगाता है,
जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचपखिया पचखिया। आदमी दशामेघ पर जाता है और पता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ी पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सा नमी छाई है और एक अजीब सी चमक से उठती है भिखारी की कटोरी, है ना भाई। भिखारी की कटोरी को जब हम लोग 2-4 रुपया पैसा देते हैं तो भिखारी की कटोरी दोस्तों क्या होते हैं भाई, चमक उठती है। इसलिए दोस्तों मेरी एक छोटी सी विनती है, क्या मेरे भाई पता है कि आप मंदिरों और मस्जिदों में चादर चढ़ाने से बेहतर है आप किसी गरीब को ठंडी के मौसम में चादर ओढ़वा दो। ये मैं नहीं कह रहा, भगवान कहता है। मंदिरों और मस्जिदों में 2 रुपया दान करने से बेहतर है कि आप किसी गरीब के कटोरी में डाल दो। ये मैं नहीं कह रहा, भगवान कहता है। समझ रहे मेरे भाई, आइए समझदार बच्चे आप लोग समझिए। तो ये आपका स्टेटमेंट है भाई, समझ गए भाई। ये क्या है मेरे भाई, आपका स्टेटमेंट है भाई। फिर से बोलिए भाई, ये क्या है मेरे भाई, तो बताएंगे सर ये आपका स्टेटमेंट है। समझ गए भाई, ठीक है। अब आइए सर क्या कहता है। सबसे पहले मोहब्बत से और प्यारा तरीके से बातें करते हैं, बड़ी मजा आएगा दोस्तों। केदारनाथ सिंह द्वारा रचित कविता बनारस से उद्गृत इस उदाहरण में कवि ने शिव की प्राचीन नगरी बनारस के वैभव का वर्णन किया है। ये तो मैं आपको बताया भाई, वही लिखना है भाई। इसके बारे में वर्णन किया केदारनाथ सिंह ने। बनारस शहर के जो वैभवशाली शहर है जिसे हम लोग श्रद्धालु का श्रद्धालु का संस्था भी बोलते भाई। जब हर दिन कोई ना कोई श्रद्धालु आते हैं और दोस्तों बनारस शहर के बारे में, दोस्तों बनारस शहर की सौंदर्यता के बारे में, बनारस शहर की खूबसूरती के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ वर्णन करते हैं। व्याख्या पे आते हैं सर, क्या कहता है हमारा व्याख्या। देखिए दोस्तों व्याख्या क्या कहता है। जागरूक श्रद्धालु यहाँ आसीन आनंद प्राप्त करते हैं, बनारस के वैभव को ग्रहण करते हैं। आप दोस्तों कोई भी श्रद्धालु हमारे यहाँ पे आते हैं भाई, कोई भी श्रद्धालु हमारे यहाँ पर आते हैं ना दोस्तों, कहाँ पे, अरे कहाँ, अरे वहीं मेरे भाई जहाँ बनारस शहर है, लहरतर और मंडवाडी, ठीक है। तो कहता है कि जागरूक श्रद्धालु यहाँ आसीन आनंद प्राप्त करते हैं। जो श्रद्धालु ने भाई, आप अगर मेरे दोस्तों आपको मैं कह रहा हूँ, अगर आप चले जाओगे नैनीताल, आप चले जाओगे कश्मीर, आपके मन में जो भी दुख दर्द है दोस्तों कुछ पल के लिए आप तब भूल जाओगे और आपके मन में एक आनंद सा आएगी भाई, है ना भाई। अब्दुल्ला भी चले जाएंगे ना, अभी बोरा से मेरा वाला छोड़कर चले गई, अब्दुल्ला भी आएगी ना, तो मेरे दोस्तों वो भी सारे कुछ भूल जाएंगे कुछ पल के लिए, समझे। तो जागरूक श्रद्धालु वहाँ असीम आनंद प्राप्त करते हैं, बनारस के वैभव को ग्रहण करते हैं। जो श्रद्धालु जागरूक नहीं है उनके मन में भी भावों का अंकुरण अर्थात संचार होने लगता है। और दोस्तों जो श्रद्धालु, जो साधु संत लोग जागरूक नहीं है भाई इस नगर के बारे में, अगर वो भी आ जाते हैं यहाँ पे तो उसके मन में भी दोस्तों एक अंकुरण होने लगता है। तो बीज से अंकुरण होती है, इसी तरह से दोस्तों बीज से अंकुरण होने लगता है, समझ गए। श्रद्धालु जन दशामेघ नामक घाट पर आकर संवेदनशील हो उठते हैं। वे भी आस्था, धर्म और भक्ति से सराबोर होकर अपनी जड़ता को खो बैठते हैं। घाट पर बैठे भाई, घाट पर बैठे बंदर कुछ पानी की आशा में, घाट पर बैठे बंदर कुछ पानी की आशा में वहां नम आंखों से दाता की प्रतीक्षा में है। और दोस्तों सारे बंदर बैठकर दशामेघ के घाट में ये इंतजाएं कर रही है कि लोग मुझे कुछ केले के लिए देंगे, कुछ खाने के लिए देंगे। भिखारी इस आस पर लगा कर बैठी हुई है कि कोई आएंगे और मुझे खाली कटोरी में भीख देंगे और हमारी जो कटोरी है ये चमक सा उठेगी, समझे। वहां भिखारी भी अपने आनंदा से खाली कटोरी के लिए भी भीख मांगने के लिए बैठे हैं। श्रद्धालु उन्हें दान देते हैं तो उनके खाली कटोरे पूरे भर जाते हैं, वे सभी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और क्या होते हैं दोस्तों, ये खाली दोस्तों क्या होती है, अत्यंत प्रसन्न हो उठते हैं भाई, समझ गए मेरे दोस्तों। ये है सर आपका स्टेटमेंट और आपको इतना ही लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स तो पहला वीडियो देख कर ही घबरा गए मेरे भाई, इतना लिखना होगा। अरे देवसेना के बारे में अगर 10 को पेज और भरना होगा ना तो आप मेरे से ज्यादा भर दोगे भाई, हाँ, क्योंकि आप भी इस तरह से लाइन पे लाल पीला हरा के चक्कर में आप अपने
करियर को बर्बाद ना करें मेरे नौजवानों। याद रखिएगा, जिसके पीछे भाग रहे हो, एक समय आएगी मेरे दोस्त, वो किसी और के पीछे भागेंगे और आप उस समय खाली पड़े रहोगे। ये अपने लाइफ को इस कदर बनाओ जैसे मधुमक्खी किसी फूल में जाकर बैठते हैं। कि हम फूल कभी कोई मधुमक्खी को पुकारते हैं मेरे दोस्त, वो मधुमक्खी खुद वो फूल पर बैठकर रस को खींचते। इस तरह से अपनी लाइफ को बनवाइए मेरे भाई। आइए सर क्वेश्चन पे आते हैं। तूने कभी देखा है खाली कटोरे में बसंत को उतारना? यह शहर इस तरह खुलता है, इस तरह भरता है और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक आनंद सौ ले जाते हैं कंधे पर। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि दशामेघ घाट में हर दिन दोस्तों कोई ना कोई दोस्तों लाश हम लोगों को नजर आता ही भाई। कोई ना कोई मेरे दोस्तों क्या होती है भाई, लाश नजर आते हैं भाई। यस या नो भाई, है ना? वही चीज यहाँ पे आप लोगों से कह रहा है कि तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में बसंत को उतारना? अरे जो जो कटोरी खाली था वो पैसों से चमक उठते भाई। आइए सर बात करते हैं मेरे दोस्तों। ये मैं नहीं लिख रहा भाई, ठीक है? केदारनाथ सिंह द्वारा रचित कविता बनारस से लिया गया है। आपको उतना कुछ नहीं लिखना भाई। यहाँ पे लिखेगा हर, भले ही यहाँ पे लिखना है दोस्तों, आपको लिखना है घाट पर श्रद्धालु और भिखारी अपने अपने इच्छाओं पूर्ति होने पर प्रसन्न होते हैं। कोई भी दोस्तों श्रद्धालु होते हैं, जब वो अपने मनोकामनाएं लेकर आते हैं दशामेघ घाट पे, और जब दशामेघ घाट में उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाते हैं तो एक अजीब सा आनंद आती है भाई, है ना? जिससे दोस्तों आप लोगों को कभी आनंद आएगी। जिससे आप लोग सोच रहे कि सर काश मेरा 90% मार्क्स आ जाए, और जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन अगर 90% मार्क्स आ जाए तो मेरे दोस्त आपके आंखों में एक अजीब सा दोस्तों आनंद आएगी, है ना? वही कह रहे हैं यहाँ पे। तो ये मैं बार बार नहीं लिख रहा भाई, आपका व्याख्या पे आता हूँ दोस्तों। किस पे आता हूँ मेरे भाई? व्याख्या पे आता हूँ। देखिए दोस्तों क्या कहता है व्याख्या, कितना सुंदर लिखा है कि वसंत ऋतु में जिस प्रकार चारों ओर प्रसन्नता फैली है भाई, वसंत ऋतु में जिस तरह से चारों ओर खुशियों का माहौल फैला हुआ है भाई, खुशियों का एक अजीब सा माहौल फैला हुआ है, ठीक है? क्या तुमने वैसा प्रसन्नतादायक वातावरण कहीं और देखा है? कहता है जिस तरह से हमारे बनारस शहर में वसंत ऋतु के समय एक अजीब सा, क्या था, एक अजीब सा जो प्रसन्नता फैली हुई है, खुशियां फैला हुआ है। क्या आप अपने जीवन में कभी भी इस तरह से प्रसन्नता किसी भी वातावरण में देखे हो? ऐसी प्रसन्नता बनारस में ही देखी जा सकती है। और कवि कहते हैं केदारनाथ जी ऐसी प्रसन्नता सिर्फ बनारस शहर में ही देखी जा सकती है। यह शहर हर रोज लोगों से खाली होता है, भरता रहता है। यहाँ रोज आदमी जीते मरते हैं, परंतु यह शहर कभी खाली नहीं होता है। यह हर पल, हर क्षण, हर रोज लोगों की आवाज़वी से हर वक्त रौनक बनी रहती है। कहते हैं यहाँ 10 गो लोग हैं, 10 गो लोग चल जाएंगे ना, फिर भी ये जगह खाली नहीं होगा भाई। क्यों? क्योंकि दोस्तों तब तक 10 गो लोग दौड़ दौड़ के यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब क्या रहा है कि आप अगर यहाँ से निकल भी जाएंगे फिर भी ये जगह खाली नहीं होगा भाई। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई ना कोई हर दिन आते रहते हैं। साथ ही साथ मेरे दोस्तों यहाँ पे हर दिन 4 व्यक्ति मिलकर अपने कंधों पे लाश को उठा के और गंगा के तट पे लेकर आते हैं। चलते हुए लाशों को जब श्रद्धालु देखते हैं वो जिंदगी की सारे चीज़ों को भूल बैठते हैं कि हमारी भी एक समय ऐसी आएगी कि हमें भी जला दिए जाएंगे। इस तरह से मेरे दोस्तों इतने सारे श्रद्धालु हैं, जब लाश को जलते हुए देखते हैं, अक्सर हम लोग भी दोस्तों जब लाश को दफनाते हुए या जलते हुए देखते हैं तो हमारे दिलों पे दोस्तों कुछ पल के लिए एक अजीब सा दोस्तों माहौल बन जाते हैं कि हम कभी किसी का सामान ना चुराएं, हम किसी की तरफ कोई तरफदारी ना करें, किसी का कोई लूटपाट ना करें, हम किसी का कभी कोई झगड़ा वगैरह ना करें। क्योंकि मुझे भी एक दिन ऐसे समय आएगी कि मुझे भी लोग जला करके, लोग दफना करके हमें भी चले जाएंगे। और ये दोस्तों परम सत्य है। कल बता रहे थे ना सर, परम सत्य का मतलब होता है कि कोई किसी को टाल नहीं सकता है।
जैसे दोस्तों जब हमारी जन्म हुई है हमारे मरण भी होगी, ये है दोस्तों हमारा सत्य है भाई। ये सर ध्यान से देखिए, कहता है कि 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीके से आत्मनिर्भर मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए तो जान लेता हूँ। मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है, मानता हूँ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोठी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज। ये आपका स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट से रिलेटेड दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हम लोग क्या लिखते हैं भाई, तो बताएंगे सर प्रसंग में हम लोग लिखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सा बुक से लिया गया है, काव्य खंड या गद्य खंड, कौन राइटर है और क्या कहा गया है। ठीक है, आइए सर बात करते हैं, क्या बात बताते हैं कि विष्णु खरे द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा मेरे भाई, तो बताएंगे सर विष्णु खरे के द्वारा लिखा गया है। विष्णु खरे द्वारा रचित कविता एक कम, क्या मेरे भाई कविता का क्या नाम है, कविता का नाम भी लिखना है भाई। एक कम, कविता एक कम से अवतरित है। इस अवतरण में 1947 के बाद स्वतंत्र भारत में छली बेईमानी लोगों का चित्रण करते हुए कवि लिखता है। देखिए दोस्तों विष्णु खरे कहते हैं कि जब हमारे देश आज़ाद नहीं हुई थी, विष्णु खरे कहते हैं कि जब हमारे देश आज़ाद नहीं हुई थी उससे पहले हमारे देश में बड़ी ईमानदारी थी। कोई अगर भीख भी मांगते थे तो भीख दे देते थे। लेकिन दोस्तों आज आज़ादी के बाद हमारा देश इस कदर दोस्तों बेईमान हो चुकी है कि एक भूखे को भी हम लोग खाना सही से नहीं खिलाते हैं, है ना। वही कह रहे कि विष्णु खरे द्वारा रचित कविता एक कम से अवतरित इस अवतरण में सन 1947 के बाद स्वतंत्र भारत में छली बेईमानी लोगों का चित्रण करते हुए कवि लिखता है। भाई क्या लिखता है, आइए सर बात करते हैं क्या लिखता है, ये बात करते हैं। सन 1947 की आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत में कवि ने अनेक लोगों को विभिन्न तरीकों से आत्मनिर्भर, धनिक और उन्नति करते हुए देखा है। कहता है कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हो गई, देश आज़ाद होते ही भारत के अनेक लोग विभिन्न तरीके से आत्मनिर्भर हो रहे। कोई कृषि के क्षेत्र में, कोई लेबर के क्षेत्र में, कोई नौकरी के क्षेत्र में, कोई मिस्त्री के क्षेत्र में, कोई डॉक्टर के क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब सब लोग दोस्तों क्या हो रहे हैं भाई, एक तरह का देखा जाए तो आत्मनिर्भर हो रही है। आत्मनिर्भर का मतलब दोस्तों क्या, अपने तरफ से कमाना शुरू कर दिया है। तो 1947 की आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत में कवि ने अनेक लोगों को विभिन्न तरीके से आत्मनिर्भर, धनिक और उन्नति करते हुए देखा है। यह वही लोग हैं जो स्वार्थी और सत्ता लोलुप है भाई, और ये वही लोग हैं दोस्तों जो सत्ता लोलुप है भाई। क्या पूछा गया, ये वही लोग हैं जो स्वार्थी और सत्ता लोलुप है। एक दो व्यक्ति होता है दोस्तों सिर्फ अपना देखता है भाई, भाड़ में जाए जनता अपना काम बनता, एक दो होता है ना भाई। तो वैसा ही दोस्तों आज हमारा हो गया। आज दोस्तों हम रास्ते से कहीं गुजर रहे, कोई एक्सीडेंट हो गया, हम सोचा अच्छा हुआ, कुछ भी बोल के चले जाते हैं। लेकिन एक समय था दोस्तों कि हमारे भारत जब आज़ाद नहीं होती थी, नहीं हुई थी, उस समय लोग कहते थे कि आपकी जो परिस्थितियां हैं, आपकी जो समस्या है, आपकी समस्या ही मेरी समस्या है, आपकी समस्या का समाधान जितना जल्दी आपका है उतना ही जल्दी मेरा भी है, समझे। आइए सर, ये सभी आज संपन्न है। इन्होंने अपने मानवीय गुणों के बल पर आकुत धन संपत्ति एकत्रित कर ली। इसलिए कवि जब कभी किसी को अपने सामने पैसे के लिए, चाय या रोटी के लिए हाथ फैलाते देखता है तो उसे आहत जनता या अकाल को उठा देता है। और दोस्तों हमारे कवि कहते हैं कि जैसे जैसे लोग हमारे पास हाथ फैलाते हैं एक कप चाय के लिए, एक दो रोटी के लिए हाथ फैलाते हैं, तो मुझे पता चल जाता है या तो ये व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर है, या व्यक्ति बहुत ही लाचार है, या व्यक्ति क्या है, ठकेबाज है भाई। अक्सर दोस्तों कमज़ोर व्यक्ति तो कम, ठकेबाज दोस्तों ज़्यादा निकल चुके हैं हमारे भारत में। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। ये युग में स्वतंत्र का लाभ सभी को नहीं मिल पाया, और हमारा कवि कहते दोस्तों इस युग में जैसे हमारा देश आज़ाद हुई, आज़ादी का सबका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन लाभ सही तरीके से सबको नहीं मिल पाया। इसलिए ईमानदार, मेहनती, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति आज समाज में अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन संपन्न लोगों के सामने हाथ फैलाता नजर आ रहा है। और कहता है दोस्तों कि आज़ादी अगर सही तरीके से मिल जाती
तो आज कोई भी व्यक्ति किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, और आज जो ये व्यक्ति किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं, तो हमारे कवि कहते हैं विष्णु खरे, कहते हैं दोस्तों कि ये व्यक्ति ईमानदार है ना भाई, क्या भाई, ईमानदार है, मेहनती है और कर्तव्यनिष्ठ है, लेकिन फिर भी ये दूसरे के सामने हाथ इसलिए फैला रहे क्योंकि आजादी सही से सभी व्यक्ति को नहीं मिला है। आगे देखिए दोस्तों, कभी स्वयं ईमानदारी मेहनत की टेक और ना छोड़ पाया, फलतः वह संघर्ष के नाम पर बेईमानी धोखाधड़ी से दूर रहा। और दोस्तों हमारा विष्णु खरे जो है राइटर, वो हमेशा दोस्तों धोखाधड़ी से, याद रखें, हमेशा धोखाधड़ी से बेईमानी से दूर रहा। वह स्वयं को लूट खसोट मचाने वाले लोगों के बीच नितांत आसान पाता है, और कहता है कि जो लोग धोखाधड़ी करते हैं, जो लोग नितांत करते हैं, जो लोग क्या करते हैं, लूटपाट करते हैं, मैं उन सारे लोगों से कसों दूर रहता हूँ। और मैं भी दोस्तों आप लोगों से कहता हूँ कि कभी भी ऐसे व्यक्ति से ना रहे जो दोस्तों आपके करियर को बर्बाद कर सकते हैं, याद रखिएगा। इसके फलस्वरूप भारतीय जनता का आज़ादी से मोह मांग हो गया है, और आज़ादी से सभी लोगों का दोस्तों उदासपन आ गया है कि हमारा देश वो देश कैसा था जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुई थी। उस समय के देश में कोई भी धोखाधड़ी नहीं था, कोई भी बेईमानदारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुई, मेरे दोस्तों हमारे कवि कहते हैं कि बेईमानी का होड़ लग चुका है। आगे तक कवि स्वीकार करता है कि वह तथाकथित संपन्न वर्ग के बीच लाचार, कंगाल, कोढ़िया दिखाई देता है, जिसे अछूत वह है ही माना जाता है। कभी कभी वह स्वयं को भला चंगा कमजोर महसूस करता है, कभी कभी तो वो कभी सोचते हैं कि मैं भला हूँ, चंगा हूँ, कठोर हूँ, ठीक है, जो उन लोगों के समूह में शामिल नहीं हो सका। ईमानदारी मेहनत के बल पर काम करने वाला व्यक्ति धोखेबाज निर्लज्ज लोगों के लिए बांधा बन जाता है, इसलिए उसे उन लोगों का कोप भी सहना पड़ता है। और दोस्तों आप लोग देखेंगे कि कभी कभी को होती है भाई, आप लोग अक्सर सुने होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो सुने होंगे कि दोस्तों कोई भी चोर चपोटी करने वाला व्यक्ति, ठीक है, कहीं चोरी कर रहे हैं, और चोरी करते समय अगर कोई ईमानदारी व्यक्ति अगर देख लिए चोरी करते समय, तो मेरे दोस्तों उस ईमानदारी व्यक्ति को भी दोस्तों कुचल डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति किसी ना किसी को बोल ही देंगे कि हम लोग चोरी कर रहे थे। तो ये था सर हमारा आज़ादी के पहले की जिंदगी और आज़ादी के बाद की जिंदगी कैसी है, इसके बारे में हमारे विष्णु खरे चाचा ने वर्णन किया है। एक और देखिए दोस्तों, हम कह नहीं सकते हैं ना, तो कोई हमसे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, मैं आपको सबसे खतरनाक क्वेश्चन करवाता हूं दोस्तों। देखिए सबसे खतरनाक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपके मॉडल पेपर में भी है, आपके PYQ में भी है। ऐसा क्वेश्चन पता नहीं मेरे दोस्तों कहाँ से जो उठा के लाता है, हमको खुद समझ में नहीं आया भाई, ये कहाँ से जो उठा के लाते हैं। चलिए आइए सर बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आज का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है भाई, गौर से देखिए। पुलकित शरीर सभा भाई ढाटे, नीरज नयन नयन मन नाक नेह जल बाड़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, यही तो अधिक कहो मैं कहा, मैं जानो निज नाथ सुभाऊ, अपराधी पर कोह न पकाऊ, मोह पर कृपा स्नेहु विसेखी, खेलत मुनिस ना कबू देखी, शिशुपन ते परिहाव ना संगु। मतलब ये स्टेटमेंट है, ठीक है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आपका स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है भाई, ठीक है। आइए सर क्या व्याख्या करता है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रसंग, प्रसंग में हम लोग यही देखते हैं कि आखिर क्या कहाँ से लिया गया भाई। देखिएगा, तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अन्य भक्त है। तुलसी राम जी जो दोस्तों, ये तुलसी राम जी जो है टॉपिक है, वहीं से दोस्तों इसे उठा के लिया गया है। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अन्य भक्त है। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्गीरित इन चौपाई दोहे में तुलसीदास जी ने राम वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया है। यानी दोस्तों जो हमारा भारत है, इसी का मनोदशा का दोस्तों क्या किया है, वर्णन किया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि, अब जो भारत है दोस्तों वो भावुक हृदय से क्या बताते हैं, आइए सर बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जितना तारीफ करें मेरे भाई बहुत ही कम है। अब आइए सर
क्या बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। व्याख्या देखिए दोस्तों, शरीर से पुलकित होकर वे भरत सभा में खड़े हो गए। याद रखिए दोस्तों, क्या पूछा गया है कि भरत सभा में वो खड़े हो गए। शरीर से पुलकित होकर वे भरत सभा में, याद रखिए दोस्तों, खड़े हो गए। याद रखिएगा, कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। अब कोमल दोस्तों, आप लोग कोमल देखे होंगे, कोमल का जो फूल होती है दोस्तों वो पानी में ही उगता है ना भाई। तो कोमल का आंसू किसे कहा जाता है, पानी को। इसी तरह से हमारा कवि कह रहे हैं कि कमल के समान नेत्रों में प्रेमा आंसुओं की बाढ़ आ गई। यानी दोस्तों कहता है कि हमारा जो दोस्तों राम है वो कहता है दोस्तों कि हमारे आंखों से इस कदर बारिश होती है कि जैसे कमल के फूल में दोस्तों पानी खड़े रहते हैं भाई। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्या कहता है कि भारत बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ नहीं निभाह दिया है। जो कुछ मैं कह सकता था वो उन्होंने कह दिया है। अब हमारा दोस्तों भरत बोले, अब भरत दोस्तों क्या कह रहे हैं कि मैं जो कुछ भी बोलना चाह रहा था, भरत क्या कहते हैं मेरे दोस्तों कि मैं जो कुछ भी बोलना चाह रहा था वो तो हम पहले ही बोल के रख दिया है। कौन, याद रखिएगा, मुनिनाथ ने। याद रखिए, मुनिनाथ ने पहले ही कह के रख दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूं। और कहता है दोस्तों कि इससे अधिक मैं क्या कहूं, इससे अधिक मैं क्या कहूं आप लोगों को। अपने स्वामी का स्वभाव में जानता हूं, और कहता है कि मैं अपने स्वामी का स्वभाव में जानता हूं। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। और कहते हैं मेरे दोस्तों, हमारा भरत कहते हैं कि हम अपने स्वामी का बारे में मुझे बहुत ही अच्छी तरह से पता है। कोई व्यक्ति कोई चोरी भी कर लेते हैं फिर भी हमारा स्वामी, हमारा मालिक कभी गुस्सा नहीं करते हैं, कभी क्रोध नहीं करते हैं। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूं, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। और मुझ पर, भरत कहते खास करके मुझ पर हमारे स्वामी का जो है दोस्तों विशेष कृपा है और स्नेह प्यार भरा है। मैंने खेल में भी कभी उनके रीस यानी अप्रसन्नता नहीं देखी है। और कहता है दोस्तों कि मैं खेल रहा हूं, और खेल में जब हम लोग हार जाते हैं तो हम लोग हारने के बाद हम लोग मायूस हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों भरत कहते हैं हमारा जो स्वामी है वो हमारा स्वामी, खेल में अगर कल दिन जा करके हम लोग हार जाते हैं तो हारने के बावजूद भी हमारा स्वामी जो है दोस्तों हमारा उदास नहीं होते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए प्रसन्न रहते हैं, बताते हैं कि हार के बाद ही जीत है, इसलिए खुशियां मनाओ कि आज तुम हार गए हो, कल पक्का है कि तुम जीतोगे। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। और दोस्तों भरत कहता है कि मैं बचपन से ही उसका साथ कभी नहीं छोड़ा, और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। और दोस्तों उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। इसी को बोलते दोस्तों दोस्ताना। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है। आगे देखिए दोस्तों क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई। अनुभव क्या है, मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जीता रहते हैं। और कहता है दोस्तों कि हमारा जो प्रभु है, हमारा प्रभु जो है दोस्तों वो बताते हैं कि प्रभु जो है मेरे दोस्तों, हाँ हमारा जो प्रभु है वो प्रभु दोस्तों जब मैं कभी कभी खेल में हार जाता हूँ, गौर से सुनेगा, मैं कभी कभी जब खेल में हार जाता हूँ तो हारने के बावजूद भी दोस्तों हमारा प्रभु हमें ये सिखाते हैं, हमारे स्वामी ये सिखाते हैं कि तुम हार गए हो तो उदास मत हो, हार में भी खुशियां मनाओ। अरे भाई एक तरह का देखा जाए तो मोटिवेशन है भाई। अगला देखिए दोस्तों, विधि ना सकोई सही मोर दुलारा, नीच बिहू बिचू जन्नी मिस पारा। यह कहता मोही आज ना शोभा, अपने समोझी साधु मोचित को भा। मातु मदी में साधु सुचाली, और अस आनंद कोटि कुचाली। फराह की कोदल बनी बाली सुशालहीन। ये मतलब स्टेटमेंट है भाई। स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट एग्जाम में ज्यादा आता है भाई, जो रियल है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ भाई। मैं हर एक टाइप का दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन डाल के रखा है ताकि दोस्तों आपके पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन है आपसे छूटे ना, क्योंकि 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का तो नहीं है ना भाई, 5 मार्क्स का सवाल है। आइए सर आप व्याख्या में बात करते हैं।
तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अन्य भक्त के श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्गृत है। ठीक है, ये वहीं से लिया गया जो अभी आप लोगों ने डिस्कस किए। आइए सर क्या बताते हैं, व्याख्या में हम लोग डिस्कस करते हुए। विधाता मेरा दुलार ना सह सका, उसने नीच माता के बहाने, यानी मेरे और स्वामी के बीच, यानी मेरे और, भरत कहता है मेरे और स्वामी के बीच, यानी मेरे और प्रभु के बीच में। ठीक है, विधाता मेरा दुलार ना सह सका, उसने नीच माता के बहाने, यानी मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया है। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, और कहता है कि आज मुझे यह भी कहना स्वभाव नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। और कहता है मुझे ये शोभा नहीं देता कहने में। कोई कोई होता है ना भाई कि मैं उसका गुण गाया हूँ, वो मुझे सेवा किए, आज हम और कल वो बिछड़ जाएंगे तो हम उसकी इंसल्ट करें, बेइज्जती करें, ये हमसे हो नहीं पाएगा। भरत कहता है, ठीक है, उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच नंतर अंतर डाल दिया है। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और कौन पवित्र है। हम लोग नहीं बोल सकते दोस्तों कि कौन साधु है और कौन पवित्र है। मेरे दोस्तों हम लोग वही सोचते हैं कि जो पूजा पाठ करते हैं वो साधु है। नहीं मेरे भाई, भगवान कहता है कि मेरे नज़र में साधु वो है जिनका कैरेक्टर अच्छा हो, जो पवित्र हो, है ना भाई, जिसका नज़र अच्छे हो, जिसका कर्म अच्छे हो। नहीं तो देखिएगा कोई कोई साधु, अभी तो नाम नहीं लूंगा भाई, एक साधु पूरे भारत में तहलका मचा के रखा है भाई। लड़की लोगों का दोस्तों क्या करते थे समझ में आ गया दोस्तों, है ना, शर्म आनी चाहिए, है ना भाई। लड़की लोगों का दोस्तों आह्वान करते थे वो। 10 लड़कियों का गैंग दोस्तों पकड़ा गया है। लड़के लोगों से पूछा गया है कि क्यों आप लोगों को लाया गया, तो कहता है कि सर हम लोगों को जबरदस्ती सर बैठा के यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, खैर आप लोग समझ गए दोस्तों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। खैर आइए, तो मेरे दोस्तों कर्म से साधु होता है, जबान से साधु होती है, नजर से साधु होता है, ना कि दोस्तों पूजा पाठ करने वाले लोग साधु हैं। मौलवी वो नहीं है मेरे दोस्तों जो नमाज पढ़ाते हैं, है ना, आजान देते हैं। मौलवी वो है दोस्तों जो इसका कर्म अच्छा हो, इसका जबान अच्छी हो, इसका नजर अच्छा हो। समझे? क्योंकि आज समझ अपनी समझ से कौन साधु कौन पवित्र है, जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वो साधु है। और दोस्तों कहता है कि साधु वो है दोस्तों जो अपने आप को दोस्तों क्या मानते हैं भाई कि मैं एक पवित्र इंसान हूँ, वो साधु नहीं है भाई। लोग आपको खुद कहेंगे कि आप कैसे हैं, आप अपना तारीफ खुद ना करें, है ना भाई। साधु संत लोगों का मानना ऐसा है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, मेरा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचार के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है, पैदा कर सकती है, फल सकती है मतलब पैदा कर सकती है। क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है। और कहता है कि अगर कोई काली घोंगी है भाई, समुद्र के किनारे जो हमारा काली घोंगी होते हैं दोस्तों, ये काली घोंगी, हमारा लेखक कहता है दोस्तों कि कोई काली घोंगी कभी मोती उत्पन्न कर सकती है, तो अपन में भी किसी को दोष का लेस भी ना ले नहीं है। और दोस्तों कहता है कि इस दुनिया में रियल में तो दूर की बात, कितना अच्छी बात कहा है कि रियल में तो दूर की बात, सपना में भी किसी को दोषी मत ठहराना। रियल में तो दूर की बात, सपना में भी किसी को दोषी न ठहराना। ठीक है, मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है, मैंने अपने पातों का परिणाम समझे बिना ही माता के कटु वचन कहकर अभ्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया, मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सोचता। और कहता है मेरे भलाई का कोई साधन नहीं सोचता। लोग जो कुछ भी सोच रहे हैं सोचने दीजिए, मेरे भलाई के बारे में लोग कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन लोगों के कहने से हमारे बाल बांका तक नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, एक ही प्रकार से निश्चय ही मेरा भला हो सकता है, वह यह है कि गुरु महाराजा स्वरमर्थ है और श्री सीता राम जी मेरे स्वामी हैं। और कहता है कि मेरा एक ही रास्ता है भलाई होने का, मेरा एक ही रास्ता है भलाई करने का। कहता है क्या भाई, तो कहता है कि हम गुरु महाराजा स्वर समर्थ है, महाराजा को हम समर्थ करते हैं, और श्री सीता राम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप
सामने इन पवित्र तीर्थ स्थान में भी मैं सत्य भाव से कहता हूं, यह प्रेम है, यह परचम छल कपट इससे स्वर्गीय मुनि वशिष्ठ जी है और अंतर्यामी यानी दोस्तों ये आपका रघुनाथ जी मानते हैं। कहता है दोस्तों कि हम साधु संत को मानने से बेहतर है, साधु संत को मानने से बेहतर है कि मैं महाराजा गुरु महाराजा को मानूं, मैं सीताराम जी का स्वामी बनूं, मेरा स्वामी है। मैं कोई साधु संत को मानने से बेहतर है मैं महाराजा स्वार्थ समर्थ बनूं और हमारा सीता राम जी बनूं। ये था सर आप लोगों का स्टेटमेंट, ठीक है भाई। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टान, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है, सुनते हैं मिट्टी में रस जिसे उगती दुब है, अपने मन के मैदान पर व्यापी कैसी उब है। आधे आधे गाने तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये उसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज, मिट्टी में रस तभी होगा जब पोसेगी बीज। हम इसको क्या कह डाले इस अपने मन की खींच। आइए सर क्या कहता है सुनिएगा। अब क्या कहता है दोस्तों गौर से फरमाइएगा। प्रस्तुत कवितांश प्रयोगवादी कवि रघुवीर साहब। प्रयोगवादी कवि कौन है भाई? रघुवीर साहब। पहला तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग ये याद रख लीजिए भाई कि प्रयोगवादी कवि कौन है? रघुवीर साहब। प्रयोगवादी कवि कौन है? रघुवीर साहब, ठीक है। प्रस्तुत कवितांश प्रयोगवादी कवि रघुवीर साहब की कविता तोड़ों से अवतरित है। कहां से लिया गया भाई? तोड़ों से लिया गया है, रघुवीर साहब द्वारा लिखा गया है। इस काव्यांश में ऊसर जमीन और ऊब भरे मन की पारस्परिक तुलना करते हुए कवि दोनों को तोड़ने और मोड़ने के लिए प्रेरित करता है। बंजर भूमि दोस्तों, जैसे बंजर भूमि में फसल को उत्पादन नहीं हो सकती है, ऐसा ही दोस्तों बंजर दिल पे आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। बंजर भूमि में पत्थर और चट्टान होती है भाई, बिल्कुल भाई। आप कहीं भी जाओगे बंजर भूमि देखेंगे तो वहां पे पत्थर और चट्टान होती है भाई। क्या होता है मेरे भाई? पत्थर और चट्टान होती है भाई। फिर से सुनिए क्या होता है? पत्थर और चट्टान होती है। बंजर भूमि में पत्थर और चट्टान होती है। उन्हें तोड़ देने के बाद हम जान पाते हैं कि धरती के तल में कितना रस समा है। और दोस्तों जब बंजर भूमि में जो पत्थर और चट्टान है सर, याद रखिएगा, जो पत्थर और चट्टान है उस चट्टान को जो हम तोड़ देते हैं भाई, क्या करते हैं मेरे भाई? उस पत्थर उस चट्टान को जब हम तोड़ देते हैं तो हमें पता चलता है कि उस धरती के तल में कितना रस भरा है, उस धरती के तल में कितना रस भरा है। इसी रस से पोषण प्राप्त कर दूब वनस्पतियां उगती है। और उसी बंजर भूमि को जब हम साफ करते हैं और बीज बोते हैं दोस्तों, तो वही बीज हमारा धरती को नमी प्रदान करती है और दोस्तों उस धरती में रस देती है और हमारा फसल का उत्पादन हो जाते हैं। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि इसी रस से पोषण प्राप्त कर दूब वनस्पति उगती है, कवि को अपने मन में पसरी उब बेचैन करती है। इसी कारण वह आधे अधूरे गीत रच पाता है, उसके गीत पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ये था सर आपका स्टेटमेंट तोड़ो 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 का। ऐसा ही क्वेश्चन आगे, घबराना है नहीं भाई आप लोगों को, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते दोस्तों। देखिए ये इंपॉर्टेंट नेम है भाई, ये क्या भाई? ये नहीं, चलिए सर एक ये करवा देता आप लोग को, ठीक है। हिमालय किधर है? बच्चा लोग से पूछा मेरे दोस्तों राइटर ने कि हिमालय किधर है, तो बच्चा बताते दोस्तों उधर है उधर है। क्या उधर है मेरे भाई? बच्चा बताते क्या? उधर है उधर है, बताते थे ना भाई। देखिए हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा जिधर उसने पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना, है ना भाई। जब दोस्तों आपको किसी भी रास्ते के बारे में नॉलेज ना हो और आप किसी से पूछते हैं कि ये रास्ता किधर है, तो वो जिस और आपको दिखाएंगे आपको दोस्तों उसी और जाना होगा। वह रास्ता सही बताया है या गलत बताया है ये उनके मन की बात है, लेकिन दोस्तों आप उसी रास्ता में चल बसेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको सही रास्ता के बारे में ज्ञान नहीं है भाई।
आइए दोस्तों क्या कहता है, केदारनाथ जी द्वारा लिखा गया भाई, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। दिशा कविता, केदारनाथ सिंह द्वारा विरचित्र कविता दिशा से उद्गृत इन काव्य व्यक्तियों में पंक्तियों में बाल सुलभ क्रियाओं का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। कवि द्वारा पूछे जाने पर पतंग उड़ाने वाले बच्चों ने हिमालय की दिशा के विषय में जो उत्तर दिया उसे कवि को बोध हुआ कि सबका अपना एक निश्चित यथार्थ होती है। और दोस्तों जैसे हमारे कवि को बताया कि बच्चों ने कि उधर 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 है, जैसे मेरी पतंग उड़ रही है, तो कवि दोस्तों इस बात को सुनकर वो सोचते हैं कि सबकी मन की अपनी अपनी एक व्यर्थ होती है ना। आइए सर, अब वो सही बताए हैं या गलत बताए हैं ये आपको देखना होगा, ठीक है। आगे देखिए, कवि लिखता है कि उसने स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहे एक बालक से पूछा कि हिमालय किधर है। कवि एक दिन रास्ते से होकर गुजर रहे थे भाई, केदारनाथ जी दोस्तों रास्ते से होकर एक दिन गुजर रहे थे। गुजरते समय उन्होंने एक बच्चों से पूछा कि बच्चों हिमालय किधर है। तो बच्चों ने कहा कि उधर है उधर है उधर है, यानी जिस और मेरी पतंग उड़ रही है उधर ही हमारा हिमालय है। हिमालय किधर है? बच्चों ने कवि के प्रश्न का उत्तर देते हुए सहज भाव से अपने उड़ती पतंग की ओर दिशा की ओर इशारा कर दिया। कवि बच्चों के उत्तर पर अचंभित हुआ, अरे पतंग जिस ओर उड़ रहा है उधर हिमालय है क्या? अचंभित हुआ। कवि को मालूम है कि बच्चे द्वारा संकेत किए जाने वाली दिशा में हिमालय है अथवा नहीं, ये मुझे पता नहीं है। बच्चों ने जो हमें रास्ता दिखाया कि इधर 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 है हमारा पतंग जिस और उड़ रही है, अब वो रास्ता सही है या गलत है इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन परंतु वह उसके उत्तर पर मोहित है, लेकिन मुझे उसका उत्तर मानना होगा भाई। क्यों? मैं इसलिए उसका उत्तर मान रहा हूं क्योंकि मुझे इस रास्ते के बारे में ज्ञान ही नहीं है, ठीक है। आगे कहता है कि कवि उसके उत्तर को स्वीकार कर लेता है और कवि दोस्तों आसानी से उसके उत्तर को स्वीकार कर लेते हैं। वह जानता है कि बालक के लिए हिमालय की दिशा कोई महत्व नहीं रखता और वो जानता है दोस्तों कि बालक पतंग उड़ाने में मोहित है, पतंग उड़ाने में व्यस्त है, तो हिमालय से उसकी क्या लेना देना है। उसने कह दिया कि उधर 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 है, कह दिया, कोई महत्व नहीं रखती। बालक के लिए उस समय सबसे महत्वपूर्ण उच्च गमन में उड़ती पतंग थी। उसने अपने लक्ष्य की ओर संकेत करके अपने कथन की पुष्टि कर दी थी, कहा कि मैं जिस और इशारा कर रहा हूं उधर ही हमारा पतंग है। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों कि इस प्रश्न का जितने सारे क्वेश्चन मैं करवाया हूं आप लोगों को बड़ी सुंदर तरीके से, बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरे दोस्त बस जितना बताया हूं उतना ईमानदारी से आप लोगों को कर लेना है। और सब्जेक्टिव में दोस्तों मैंने आप लोगों को निचोड़ दिया हूं, और मेरे दोस्तों कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर इंपॉर्टेंट लगेगी तो मैं वो भी क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों बताने की पूरी प्रयास करूंगा। लेकिन दिल में इरादा बना के रखे कि सर मुझे हिंदी इलेक्टिव में 100 में 90+ मार्क्स लाना है, क्योंकि दोस्तों हिंदी इलेक्टिव एक ऐसी पेपर है जिसमें आप आसानी से मार्क्स ला सकते हैं। निबंध में 5, पत्र में 5, संचार जनसंचार में 5, सप्रसंग में 5, 20 मार्क्स हो गया भाई। 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 30 में 30 लाना है तो 20 और 30 50, स्कूल की तरफ से 18 मार्क्स मिल ही जाएगा भाई। तो हमारा कितना हो गया भाई, मतलब 70 मान के चलिए हो गया। आपको दोस्तों मेहनत करना कहा 30 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव में भी दोस्तों मैं आपको वही क्वेश्चन बताने के प्रयास करूंगा जो आपके पेपर में D2 छपेगी।